स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड को हम जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक जो साइंस होती है वो एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज होती है। हम जो है वो ऑब्जर्वेशन के ज़रिए विद 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके हम जो है वो कोई भी चीज़ को जब ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन 2 टाइप्स की होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जब जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है और फिर जो है इन ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करके जो है हम एक साइंटिस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं। उस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। वो हाइपोथेसिस टेंटेटिव होती है, इतनी मतलब कि वो जो ख्याली होता है इतनी दुरुस्त नहीं होती है हाइपोथेसिस। आगे जो है 2 टाइप्स की थी, हमने पढ़ा था कि रिडक्टिव रीजनिंग और इंडिडक्टिव रीजनिंग। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मेथड है जिसके जरिए हम हाइपोथेसिस को जो है वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हाइपोथेसिस IS मीन सिंगुलर है, एक स्टेटमेंट है, जबकि हाइपोथेसिस ES मीन प्लूरल। इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनिस्ट्रेशन और इमेजिनेशन के जरिए भी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, स्टेटमेंट बना सकते हैं। यहाँ पर एस्थेटिक प्रेफरेंस से भी जो है हम जो है वो कोई भी ख्याली चीज़, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद हम जो है देखते हैं, हम अपना ख्याल के तौर पे ये सोचते हैं कि ये जो है वो हम स्टेटमेंट बना सकते हैं। या फिर रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़ का भी ज़रिए जो हम एक हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। कंपैरिजन एंड एनालॉगी विद अदर प्रोसेस। ठीक है, हम दो चीज़ों को कंपैरिजन करके भी एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि जिस तरह जो है वो कबूतर एक परिंदा है और जो तोता है वो भी एक परिंदा है और दोनों के पर होते हैं। तो इस तरह हम दोनों को जो कंपैरिजन करके भी स्टेटमेंट बना सकते हैं। एंड एनालॉगी विद अदर प्रोसेस। एनालॉगी मीन के स्ट्रक्चर रिसेंबल्स। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर तो सेम होते हैं बट जो है वो फंक्शन डिफरेंट होते हैं। एंड डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग। ठीक है, हम एक चीज़ को तो डिस्कवर कर रहे थे, हम एक चीज़ के ऊपर काम करते हैं, लेकिन बाय चांस उसका जो नतीजा निकलता है वो क्या होती है, बाय चांस एक दूसरी चीज़ डिस्कवर हो जाती है। हम काम एक चीज़ पे कर रहे थे, उसका नतीजा उसका ये निकलता है कि वो कोई और न्यू ही चीज़ बन जाती है। राइट, तो ये सारे जो हैं वो मेथड्स हैं हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने से। और हाइपोथेसिस सब्जेक्टेड टू रिगरस टेस्टिंग मीन्स इसका बार बार इसके ऊपर टेस्टिंग की जाती है, स्टेटमेंट के ऊपर बहुत सारे मेथड अप्लाई करके ये स्टेटमेंट सही है या नहीं सही। ठीक है, हाइपोथेसिस जो है वो रॉन्ग भी हो सकती है और राइट भी हो सकती है। ठीक है, और जो हाइपोथेसिस राइट होती है उसमें जो हम बहुत सारे, अगर हाइपोथेसिस रॉन्ग हो गई मीन्स कि क्या होगा, फिर इसके बाद कोई चीज़ आगे नहीं जाएगी। हम दोबारा से क्या जाएंगे, ऑब्जर्वेशन पे जाएंगे, दोबारा से उस चीज़ को देखेंगे क्या यहाँ पे मिस्टेक हुई, एक नई जो है वो नई हाइपोथेसिस बनाएंगे एंड देन उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन अगर वो हाइपोथेसिस राइट होगी मीन कि हम टेस्ट अगेन जो है वो बार बार टेस्ट करें, वो हाइपोथेसिस राइट हो गई है, तो फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, एक्सपेरिमेंट। हम जो है डिफरेंट तजर्बात करेंगे, अगेन एंड अगेन टेस्ट करेंगे और वो टेस्ट ठीक हो गया तो फिर वो हमारी जो है वो थ्योरी बन जाएगी। राइट, वो जो हाइपोथेसिस थी वो आगे क्या बन गई, थ्योरी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन में हम करते हैं कि रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ अ हाइपोथेसिस टू पॉसिबल फाल्सिफिकेशन इंक्रीज साइंटिस्ट कॉन्फिडेंस इन द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ नॉट फाल्सिफाइड। ठीक है, जब वो हाइपोथेसिस जो है वो गलत साबित नहीं होती, दुरुस्त साबित होती है, तो फिर क्या होगा, इससे जो साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंट होगा ना अपने हाइपोथेसिस पे, अपनी स्टेटमेंट के ऊपर, वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एनी हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन विदाउट एवर बीइंग फाल्सिफाइड। ठीक है, वो हाइपोथेसिस जो बार बार जो है उसके ऊपर तजर्बात हो रहे हैं, बार बार उसका टेस्ट किया जा रहा है और वो गलत साबित नहीं होगी, ठीक है, उस हाइपोथेसिस को जनरली एक्सेप्टेड कर लिया जाएगा, कबूल कर लिया जाएगा। दिस मे बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर फॉर्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस। फिर उस हाइपोथेसिस का इस्तेमाल, वो बेस होगी, उससे जो है वो फर्दर न्यू हाइपोथेसिस जो है वो न्यू स्टेटमेंट्स बनेंगी। फिर जो वो हाइपोथेसिस को हम थ्योरी कहेंगे। सो देयर इज अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, जब वो न्यू स्टेटमेंट्स बनेंगी, न्यू हाइपोथेसिस बनेगी, तो एक हाइपोथेसिस की पूरी सीरीज बन जाएंगी, सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मैनी टेस्ट्स। ठीक है, उसके वो बार बार उनके ऊपर टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट के जो रिजल्ट होंगे वो मजबूत साबित होंगे, तो फिर हम उससे जो है वो थ्योरी कहेंगे उस हाइपोथेसिस को। और जो थ्योरी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, प्रोडक्टिव थ्योरी, प्रिडिक्टिव थ्योरी एंड प्रोडक्टिव थ्योरी। ठीक है, प्रिडिक्टिव थ्योरी वो थ्योरी होती है जो हेल्प करती है, रहनुमाई करती है, जो चीज़ हम डिस्कवर करना चाहते हैं, जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं उसमें। या गुड थ्योरी इज प्रोडक्टिव थ्योरी एंड हैज एक्सप्लेनेटरी पावर। ठीक है, वो एक्सप्लेन कर सके जो हम चीज़ दरियाफ्त करना चाहते हैं। प्रोडक्टिव थ्योरी इट्स गेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस, इससे जो है वो न्यू आइडियाज़ रिलीज होंगे, न्यू हाइपोथेसिस बनेंगी प्रोडक्टिव थ्योरी से। ठीक है,
फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, वो कहते हैं कि मैनी साइंटिस्ट टेक इट्स अ चैलेंज, ठीक है। जब वो थ्योरी रॉन्ग साबित नहीं होगी, वो हर लिहाज से जो है वो दुरुस्त साबित होगी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, बहुत सारे टेस्ट कर लिए और हर टेस्ट में जो है वो दुरुस्त साबित होगी, तो फिर वो थ्योरी को जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो सपोर्ट किया जाता है। उसे जो वो साइंटिस्ट है ऐसा चैलेंज साबित करता है कि ये मेरी थ्योरी है, इसे आप गलत साबित करके दिखाएं, ठीक है। इवन ग्रेट एफर्ट टू डिस्प्रूव द थ्योरी, ठीक है। बहुत सारे जो हैं वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस थ्योरी को चैलेंज करते हैं और उस थ्योरी को वो गलत साबित करने की बहुत कोशिश करते हैं, एक हद तक कोशिश करते रहे, क्योंकि जब कोई इंसान तरक्की करता है तो दूसरे जो हैं वो उसको गलत साबित करने में लगे रहते हैं, राइट। फिर वो कहते हैं साइंटिफिक लॉ एंड प्रिंसिपल, ठीक है। इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव, वो थ्योरी सर्वाइव कर गई, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे चैलेंज उनसे गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन वो क्या हुई, सर्वाइव कर गई एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, और जो तजर्बात का जो नतीजा था वो जो है उसे कंटिन्यू ही सपोर्ट कर रहे हैं, उसको जो गलत साबित नहीं कर रहे हैं, एंड बिकम अ साइंटिफिक लॉ, तो फिर वो थ्योरी जो है वो साइंटिफिक लॉ बन जाती है, प्रिंसिपल बन जाती है। अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म, उसके बाद क्या होता है, फिर कहा जाता है ये कुदरत का काम है। साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, इट इज़ वर्चुअली एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी, ये जो है वो झुटलाई जाने वाली थ्योरी नहीं है, ठीक है। इसको जो है बार बार गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन ये सर्वाइव कर गई थ्योरी, ये अब गलत साबित नहीं हो सकती, इसको हम जो है इररिफ्यूटेबल थ्योरी कहते हैं। बायोलॉजी शॉर्ट इन लॉ, अब बायोलॉजी है इसमें जो है बहुत कम लॉ होते हैं, बिकॉज ऑफ एलसिव नेचर ऑफ लाइफ, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ लाइफ की वजह से बायोलॉजी में बहुत कम लॉज होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल लॉ कौन से हैं, हार्डी विंगबर्ग लॉ, ठीक है। ये हम जो है वो पॉपुलेशन इकोलॉजी में ये लॉ पढ़ते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, या फिर मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है। फिर वो यहाँ पे बताते हैं कि लॉज आर इवन मोर जनरल दैन द थ्योरीज एंड अफोर्ड आंसर टू इवन मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ठीक है। जितनी लॉज जो है वो बहुत जनरल होती है, बहुत से आम बात होती है इसमें, किसकी निस्बत, थ्योरीज की। थ्योरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत सारे साल लग जाते हैं जो है वो एक थ्योरी को सही साबित करने में, ठीक है। साइंटिस्ट अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं, इवन वो काम नहीं कर सकते, तो फिर आगे जाके कोई और आता है और उस थ्योरी को वहीं से आगे कंटिन्यू करता है, तो ये बहुत सालों का काम होता है। थ्योरी बहुत जो है वो टफ होती है, जितनी थ्योरी टफ होती है, जो लॉ होते हैं वो इतने ही जनरल होते हैं, एक आम सी बात है, लेकिन उस आम बात में बहुत ही पेचीदा जो है वो जवाब होते हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो है वो इजीली जो है वो लॉ बता सकते हैं। देयरफॉर देयर आर रिलेटिवली अ फ्यू लॉ इन बायोलॉजी, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि बायोलॉजी में बहुत कम लॉ है। सो ये हमारा टॉपिक था बायोलॉजिकल मेथड, हम लोगों ने पढ़ा स्टार्ट से लेके आज का हमारा ये जो है वो बायोलॉजिकल मेथड कंप्लीट हुआ।